हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक बहुत सिंपल सा बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो इस बिजनेस में ग्रोथ फिगर्स है ना, वो बड़े खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। अगले 2-3 साल में इबिटा ग्रोथ ऑफ दिस बिजनेस हम 40 से 50% तक ग्रो होने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की टॉप लाइन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। इनफैक्ट इस कंपनी के ग्रोस मार्जिन भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहे हैं। दिस इंडस्ट्री इज कन्वर्टिंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री टू अ कंसोलिडेटेड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। जैसा कि हमने ज्वेलरी सेक्टर में देखा था 2000s के आसपास, जहां पर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, जो छोटे सुनार थे, अब लोग उनके पास जाना प्रेफर नहीं कर रहे थे। लोग आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे थे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास, जैसे तनिष्क जैसे प्लेयर्स। जब भी किसी इंडस्ट्री में इतना बड़ा शिफ्ट आता है तो कुछ चुनिंदा ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत पैसा बनाते हैं। शायद इसीलिए आज के दिन ये स्टॉक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एंटेरो हेल्थकेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस बिजनेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यूएशन समझेंगे, इस धंधे की जड़ तक जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी सलाह मान के या किसी और की सलाह मान के प्लीज किसी भी स्टॉक को मत खरीदिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धंधा समझते हैं कि एंटेरो का धंधा क्या है। वेरी सिंपल बिजनेस। एंटेरो क्या करती है कि इंडिया के अंदर जितने भी फार्मा प्रोडक्ट्स है ना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। देखिए, इंडिया के अंदर आज के दिन में 10,000 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां पर फार्मेसी की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। इसमें दवाइयां भी इंक्लूड होती हैं और फार्मेसी के दूसरे प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे स्टंट्स हो गया, या फिर हमारे ऑक्सीजन मास्क हो गए, या फिर सिरिंजेस होंगी। इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी 10,000 कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चर करती हैं। अब इन सारी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने होते हैं छोटे छोटे रिटेलर्स के पास, जो गली के अंदर छोटी छोटी फार्मेसी की दुकान है, केमिस्ट की दुकान है, या फिर हॉस्पिटल्स हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं, उनके पास। इंडिया के अंदर 9 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। यानी उन सब छोटे छोटे रिटेलर्स तक ये सामान पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है एंटेरो की। अब आप पूछेंगे कि इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट में, जहां पर 10,000 मैन्युफैक्चरर्स हैं और 10 लाख के ही आसपास रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो आज के दिन में जो ये इंडस्ट्री है ना, ये बहुत फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। यानी बहुत सारे छोटे 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 लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने कॉन्टेक्ट कर रखा है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से, और कॉन्टेक्ट कर रखा है डिफरेंट रिटेलर्स से। एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से सिटी के अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, विच मेक दिस इंडस्ट्री अ वेरी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। यानी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में ये इंडस्ट्री टूटी हुई है। एक कोई ऐसा कंसोलिडेटेड बड़ा प्लेयर नहीं है जो पूरे इंडिया में मैन्युफैक्चरर से सामान उठाता है और डिफरेंट रिटेलर्स को बेचता है। ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, वो छोटे प्लेयर्स को निगलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। यानी इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रही है। बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशंस हो रही है, लगातार स्पीड से एक्विजिशंस हो रही है। अब आपका जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि भाई, मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद रिटेलर है, दोनों अच्छा खासा मार्जिन बनाते हैं जब भी दवाइयां बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मिलता है? तो वैल्यू चेन को समझिएगा, ठीक है। देखिए, जो फार्मेसी के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत हाई ग्रोस मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी एक दवाई के अंदर बहुत हाई मार्जिन होते हैं, 200 300% तक मार्जिन होते हैं दवाइयों के अंदर। इवन जेनरिक दवाइयों के अंदर भी मार्जिन अच्छे खासे होते हैं। हाँ, पेटेंटेड में मार्जिन कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। तो 50 से 60% के जो मार्जिन है ना, वो मैन्युफैक्चरर कमाता है, जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो कमाती है, ठीक है। जो रिटेल चेन्स हैं, जो केमिस्ट की दुकान है, वो 25 से 30% के आसपास मार्जिन कमाते हैं, ठीक है। तो जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, उनके पास 10 से 15% के आसपास का मार्जिन बच जाता है, विच इज अ वेरी हेल्दी मार्जिन। मैं 10-15% मार्जिन को बहुत ज्यादा मार्जिन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, यहां पर ना आपको अपनी सेल्स ग्रोथ करनी इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाना है या डिफरेंट प्लेयर्स को एक्वायर करना है, आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी। इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है ना, बड़े प्लेयर्स हैं, आज के दिन में वो इंडस्ट्री में लगभग लगभग 25% या 30% से ग्रो कर रहे हैं, 25 से 30% से ग्रो कर रहे हैं। जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं? छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको एक्वायर करके। उसके अलावा 10% के आसपास तो पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। फार्मा इंडस्ट्री आज के दिन इंडिया के अंदर 10% से ग्रो करती है, ठीक है। और 20% से आप ग्रो कर जाते हो डिफरेंट प्लेयर्स को एक्वायर करके। यानी 30% के आसपास की तो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, वो ग्रो कर ही कर रहे हैं।
यानी दिस इंडस्ट्री राइट नाउ फॉर द ऑर्गेनाइज्ड बिग प्लेयर्स इज अ वेरी वेरी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे अट्रैक्टिव चीज इस धंधे की आज के दिन में ये है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये क्यों एक्वायर होना चाहते हैं। तो देखिए, आज के दिन में जो फार्मा की वैल्यू चेन है ना, उसके अंदर 65,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे देश के अंदर, 65,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, एक छोटे से रीजन में कई कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, पूरी वैल्यू चेन में कोई भी खुश नहीं है। मैन्युफैक्चरर खुश नहीं है। मैन्युफैक्चरर क्यों खुश नहीं है? मैन्युफैक्चरर को कॉन्सेंट्रेट करना है दवाई बनाने में। वो टेंशन नहीं लेना चाहते कि हम अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। जब इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, तो उनको इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रैक रखना होता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर को ये सामान दे दिया, इस डिस्ट्रीब्यूटर को इतना सारा सामान दे दिया, विच बिकम्स अ वेरी बिग हैसल फॉर देम, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को हम सामान पकड़ा दें जो हमारे सेल्स कर दे जल्दी से जल्दी। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स को डेटा नहीं मिलता टाइम पे कि हमारी कौन सी दवाई कैसे बिक रही है। सेकेंडरी डेटा उनके पास नहीं आता, ठीक है। उनको मान लो कोई प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन कैसे करेंगे? इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो प्रमोशन अगर देने लग गए तो हमें ये नहीं पता कि रिटेलर के पास प्रमोशन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो जब भी कोई नई दवाई लॉन्च होती है तो उनको इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करना या फिर कोई ऑफर देना, प्रमोशनल ऑफर देना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर चाहते हैं कि एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो जो ये सारी टेंशन उसके हाथ में चली जाए, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको क्या फायदा है? देखो, जो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उसके पास कैपिटल नहीं होती, और ये बिजनेस ना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। यहां पर आपको मैन्युफैक्चरर से दवाई खरीदनी है, उसके बाद रिटेलर को बेचनी है, तो 30, 40, 50 या 60 दिन के आसपास का आपके पास क्रेडिट पीरियड होता है। तो जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, उनके पास ये बहुत बड़ा क्रेडिट पीरियड नहीं होता। उनकी बैलेंस शीट भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है इसकी वजह से। उसके बाद उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए, आप आज के दिन में कोई भी आदमी फिजिकली किसी भी सामान को ऑर्डर नहीं करना चाहता है, वो ऑनलाइन करना चाहता है। एक ऐप हो जहां पर रिटेलर देखे कि मेरे पास कौन कौन सी इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, ये इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, मुझे ये दवाई मंगवानी है, मुझे ये दवाई मंगवानी है, मुझे ये दवाई मंगवानी है, मुझे इस रेट पर मिल रही है, मुझे इस रेट पर मिल रही है, मुझे इस रेट पर मिल रही है। दिस इज मच इजियर फॉर द रिटेलर, है ना। वो नहीं चाहता कि वो बार बार 40 अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करे और कहे भाई मेरी ये वाली दवाई खत्म होने वाली है, प्लीज भिजवा दो। वो ये नहीं चाहता। वो रियल टाइम में देखना चाहता है कि मेरी इन्वेंट्री कितनी खत्म होने वाली है स्टोर के अंदर, और आज के दिन में ऑनलाइन कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। उसके बाद जो प्रमोशनल ऑफर है वो मुझे अच्छी तरह क्यों नहीं मिल रहे। सारा पैसा तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर खा रहा है। एफिशिएंसी नहीं थी। सप्लाई चेन जो इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन बन जाती है, जहां पर 10,000 मैन्युफैक्चरर्स हैं और 9 लाख के आसपास रिटेलर्स हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्स मिक्स बन जाता है, जो सप्लाई चेन बन जाती है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि उसमें बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज आने लग जाती है। तो उस वजह से जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, वो बहुत इनएफिशिएंटली काम करते हैं। इनएफिशिएंटली काम करने का मतलब क्या है कि रिटेलर को सपोज कीजिए इंजेक्शन की जरूरत थी और उसने डिस्ट्रीब्यूटर को कह दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी 50 अलग अलग अपने ऑर्डर्स देख रहा है, ठीक है। उसको एक ऑर्डर मिस हो गया, तो जो रिटेलर था उसको तो नुकसान हो गया ना। उसको जो इंजेक्शन चाहिए थे, उसकी जो सेल्स होनी थी, वो सेल्स नहीं होगी। रिटेलर को भी नुकसान है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी नुकसान है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इवन मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को जो अपनी दवाइयां बेच रही थी वो बिक नहीं पा रही हैं, है ना। तो प्रोसेस में इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब हम उनको ऑटोमेट कर देते हैं, विच इज टुडे डन बाय दिस बिग ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन फार्मा स्पेस राइट नाउ। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ इंडस्ट्रियल शिफ्ट दैट इज हैपनिंग। अब वो छोटे छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट हो रहे हैं। ये पूरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। इंडिया के अंदर आज के दिन में लगभग 8% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स ना ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। सिर्फ 8% रेवेन्यू ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं लगभग 25 से 30% CAGR से। और जब ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इतनी रैपिडली ग्रो करेंगे, पूरी इंडस्ट्री तो 10% से ग्रो कर रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स 25 से 30% से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है ना, उनका मार्केट शेयर बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ये मार्केट शेयर 25 से 30% तक हो जाएगा। अभी 8-10% है सिर्फ। इतनी रैपिड चेंज आ रही है इस मार्केट के अंदर, और उसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है ना, जो मर्जर्स और एक्विजिशंस लगातार किए जा रहे हैं, उनकी टॉप लाइन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है।
एंटेरो की टॉप लाइन लास्ट 7 साल में 7 इयर्स में 30% CAGR से ग्रो करी है, विच इज फिनोमिनल, है ना। उसके बाद इनका इबिटा 65% CAGR से ग्रो किया है लास्ट 5-6 साल के अंदर। और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भी ये जो ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ है ना, ये कंटिन्यूड रहने वाली है। अब कंपनी के ग्रोथ फिगर समझते हैं कि कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगी कहां से। सबसे बड़ा जो ग्रोथ फिगर है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इंडस्ट्री की कंसोलिडेशन। इंडस्ट्री कंसोलिडेट होती रहेगी, टॉप लाइन ग्रो होती रहेगी, ठीक है। तो अब कंपनी के पास अपनी टॉप लाइन ग्रो करने के दो तरीके हैं। एक तो है ऑर्गेनिक ग्रोथ, जहां पर कंपनी का जो ऑलरेडी जो धंधा है ना उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करे, और दूसरा तरीका है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कंपनी एक्विजिशंस और मर्जर्स करे, जैसे और दूसरे बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। आज के दिन में एंटेरो इंडिया का 3rd सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। अगर एंटेरो की स्केल की बात करूं तो आज के दिन में एंटेरो 71,000 रिटेल फार्मेसीज को केटर करता है। रिमेंबर, इंडिया के अंदर 9 लाख के आसपास रिटेल फार्मेसीज हैं, ठीक है। उसके बाद 2500 हॉस्पिटल्स को केटर करता है। इनके पास 102 वेयर हाउसेज हैं इन 19 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, और 45 सिटीज के अंदर ये अवेलेबल है। उसके बाद 469 डिस्ट्रिक्ट को ये आज के दिन में केटर कर रहे हैं, यानी आज के दिन में इनकी प्रेजेंस बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि ग्रो ना हो पाए। आज के दिन में 65,000 और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इन्हीं ज्योग्राफीज को भी केटर करते हैं और इनसे अलग और भी ज्योग्राफीज को केटर करते हैं। तो अगर एंटेरो को ग्रो करना है तो इनको सबसे पहले तो ज्योग्राफिकली ग्रो करना पड़ेगा। इनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस आज के दिन में साउथ इंडिया के अंदर है, सिटीज लाइक बेंगलोर के अंदर है, जहां पर लगभग 60 से 65% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स। ये आहिस्ता 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 और डिफरेंट ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रही है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी नए 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 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। आज के दिन में कंपनी 75,000 SKUs बेच रही है। SKUs क्या होते हैं कि ये कितनी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 75,000 है, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, खासकर उन सेगमेंट्स में जिन सेगमेंट्स में कंपनी ट्रेडिशनली नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का जो मेजर फोकस हुआ करता था ना, वो जो ब्रांडेड जेनेरिक प्रोडक्ट्स है ना उनके ऊपर हुआ करता था। अब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड जेनेरिक्स में जा रही है। ट्रेड जेनेरिक्स में क्यों जा रही है, मैंने विंडलास वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ये जन फार्मेसी वाली जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स है ना, वो मार्केट इंडिया के अंदर आज के दिन में 25 से 30% से ग्रो कर रही है। मार्जिन थोड़े बहुत कम है क्योंकि वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स है ना, लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिड है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो रेवेन्यू मिक्स है ना उसमें ट्रेड जेनेरिक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद GLP ड्रग्स हैं, वेट लूजिंग वाले ड्रग्स, जिनने पूरी मार्केट में हाहाकार मचा रखी है, वहां से टेलविंड्स आ रही हैं। कंपनी ना नॉन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है, जैसे आपके स्टंट्स हो गए, या फिर मेडिकल डिवाइसेस हो गए, या फिर डायग्नोस्टिक किट्स हो गई। इन सब के ऊपर फोकस कर रही है। इन सब के ऊपर क्यों फोकस कर रही है, क्योंकि यहां पर मार्जिन रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ की जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है वो दे रही है कि हम 1.5 से 2 टाइम्स ऑफ द इंडस्ट्रीज ग्रोथ ग्रो कर लेंगे। आज के दिन में इंडस्ट्री लगभग 10% से ग्रो कर रही है, तो मैनेजमेंट कह रही है कि हम 15 से 20% तो ग्रोथ दिखा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मानने वाली बात है भी, क्योंकि जो पूरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है वो आज के दिन में 25 से 30% से ग्रो कर रही है ना। तो ये 15-20% से यहां पर ग्रो कर जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सेल्स ग्रोथ इज नॉट अ इशू। दूसरा तरीका सेल्स ग्रोथ करने का क्या है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, यानी इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ पिछले 8 साल में, एंटेरो को बने हुए 8 ही साल हुए हैं, और पिछले 8 साल में इस कंपनी ने 50 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए हैं, 50, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी 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 सक्सेसफुल। कंपनी ने, अगर आप देखेंगे ना, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में जो एक्विजिशंस किए हैं, आज के दिन में वो लगभग 50 से 60% से ग्रो कर रहे हैं, यानी सक्सेसफुल एक्विजिशन है, ठीक है। और जो इनको एक्वायर किया गया है ना, वो बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे किया गया है। 5 से 8x EV to EBITDA पर उन्होंने एक्वायर किया है। आज के दिन में एंटेरो 25-30 के EV to EBITDA पे ट्रेड कर रहा है, और वो जो छोटे छोटे प्लेयर्स को एक्वायर कर रहा है ना, वो सिर्फ 5 से 8x EV to EBITDA पर है। मार्जिन भी वहां पर बेटर है। जो टोटल एंटेरो के मार्जिन है ना, उनसे बेटर मार्जिन के प्लेयर्स को ये एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि छोटे प्लेयर्स होते हैं, वो छोटी ज्योग्राफी में ऑपरेट करते हैं, तो यूजुअली उनके मार्जिन अच्छे होते हैं।
या ये कोशिश करते हैं सिर्फ उन्हीं प्लेयर को एक्वायर करने की जहां पर मार्जिन बेटर हो। उनके मार्जिन से कोशिश करते हैं 6% से 8% के बीच में तो हो इबिटा मार्जिन। ठीक है, तो जो इनके एक्विजिशंस होते हैं वो वैल्यू एक्रेटिव हैं, वो मार्जिन एक्रेटिव हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ आई 15-20% की, उसके बाद 10-15% की इनकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ 100% आएगी। अगले 3-4 साल में इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि कंपनी जो कह रही है कि हम हर साल 5-6 या 7 प्लेयर्स को तो एक्वायर कर ही लेंगे। सिनर्जी आने में थोड़ा 1-1.5 साल लग जाता है, लेकिन बहुत रैपिडली आ जाती है। उतनी लेट सिनर्जी नहीं आती जितनी लेट सिनर्जी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आती है। ठीक है, तो वो उतनी बड़ी समस्या यहाँ पर सिनर्जी की नहीं है जब भी आप किसी प्लेयर को एक्वायर करते हो, जितनी बड़ी समस्या मैंने सीमेंट सेक्टर में बात की थी या फिर केमिकल कंपनीज में बात की थी। दूसरा ग्रोथ फिगर जो कंपनी के अंदर है सेल्स ग्रोथ के अलावा, वो है मार्जिन एक्सपेंशन। देखिए 2022 में कंपनी के मार्जिन 1% ईबिटा थे, सिर्फ 1% ईबिटा। आज के दिन में वो बढ़कर 3.4% ईबिटा हो गए FY25 में। कंपनी जो गाइडेंस दे रही है कि FY26 में हम 4% ईबिटा मार्जिन अचीव कर लेंगे, 4% से ज्यादा ही अचीव कर लेंगे, और शायद FY27 में हम 5% के आसपास पहुंच जाएंगे। अब कंपनी ने हिस्टोरिकली दिखाया है कि उन्होंने अपने मार्जिन्स को इंप्रूव किया है, और कंपनी फ्यूचर की भी गाइडेंस दे रही है कि वो अपने मार्जिन्स को ग्रो करेंगे। हम उनके ऊपर भरोसा क्यों करें? ऐसे क्या रीजंस हैं जो इस बिजनेस के अंदर मार्जिन्स इनहेरेंटली बढ़ सकते हैं, हमें ये समझना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे ऐसा लगता है और मैनेजमेंट को भी ऐसा लगता है कि इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। देखिए पिछले कुछ साल में कंपनी लगातार एक्सपेंशन फेज में है, नई नई वेयर हाउसेज खोल रही है, अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा कर रही है, या फिर अपनी मैनेजमेंट टीम को स्ट्रीमलाइन कर रही है। वो एक फिक्स्ड खर्चा है। देखिए अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है दिल्ली एनसीआर में फॉर एग्जांपल, तो आपको 3 या 4 से फालतू वेयर हाउसेज नहीं खोलने हैं। उसके बाद आपको हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू डिफरेंट रिटेल चेन्स के पास कॉन्टेक्ट में आना है। ठीक है, तो जो वेयर हाउस का खर्चा है ना, वो सिर्फ एक बार होना है। ठीक है, वेयर हाउस अगर लगा दिए तो उसके बाद अगर आपको कैपेसिटी रैंप अप करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप जो लोग उस वेयर हाउस में काम करते हैं उनकी शिफ्ट बढ़ा दीजिए, बस आपका जो फिक्स खर्चा है वो फिक्स रह गया। तो मैनेजमेंट और कंपनी जो आज खर्चा कर रही है उसका बेनिफिट इनको फ्यूचर की ग्रोथ के टाइम पे होगा, क्योंकि उस समय ये फिक्स्ड कॉस्ट नजर नहीं आएगी। समझ गए? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंपनी आज के दिन में एक ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर बैठी है, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा फिक्स्ड रहने वाला है, वो उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा अगर आप अपने रिटेल टच पॉइंट्स को इंक्रीज करेंगे तो। दूसरा रीजन जो इनके मार्जिन एक्सपेंड हो सकते हैं वो है प्रोडक्ट मिक्स चेंज। आज के दिन में कंपनी के पास जो नॉन फार्मा रेवेन्यू है ना, वो 10% है, यानी दवाइयों के अलावा जो ये चीजें बेचते हैं ना, वहां से सिर्फ 10% रेवेन्यू आता है। लेकिन जो नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स है ना, वहां पर ग्रोस मार्जिन ज्यादा है। दवाइयों पे सिर्फ 10% के आसपास बचते हैं, लेकिन नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्टंट्स हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, या ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को अगर आप बेचते हो ना, तो यहां पर ग्रोस मार्जिन 30% तक है। यानी अगर कंपनी अपने रेवेन्यू के अंदर नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो जो इनके इबिटा मार्जिन है ना, वो भी इंक्रीज होंगे। इसके अलावा कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज देती है, जैसे जो इनकी ऐप है उसके अंदर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। रिटेलर देखेगा कि मुझे ये ऑर्डर प्लेस करना है, इस दवाई का ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन ऊपर एडवर्टीजमेंट का बैनर आ रहा है कि फला फला कंपनी ने एक नई दवाई लॉन्च की है जो कहीं ज्यादा सस्ती है, या उस पे आपको ज्यादा मार्जिन कमाने का मौका मिलेगा। तो रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर उस वाले प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रखना शुरू करेगा, क्योंकि वहां पर मार्जिन ज्यादा है। नई कंपनियां तो ऐसा करेंगी क्योंकि उनकी अभी ब्रांड डेवलप नहीं हुई है। ये वैल्यू एडेड सर्विसेज है, यहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन ये बात श्योर है कि यहां से जो रेवेन्यू आता है वो कहीं ज्यादा इबिटा मार्जिन का रेवेन्यू है। तो अगर इनका नेटवर्क इफेक्ट का बेनिफिट इनको मिलने लग जाए, तो अगर एंटेरो बड़ा होता जाता है स्केल में, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करने लग जाता है, तो इनको एक नेटवर्क इफेक्ट का भी इंपैक्ट पड़ेगा। नेटवर्क इफेक्ट की वजह से जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं वो इनको बेटर मिलेंगी, बेटर मार्जिन और बेटर रेवेन्यू वहां से आने लग जाएंगे। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ऐसे प्लेयर के पास जाना प्रेफर करेंगे जिनके कॉन्टेक्ट में ज्यादा रिटेलर्स हैं, तो दैट ब्रिंग्स अ नेटवर्क इफेक्ट फॉर द कंपनी। अब मार्जिन इंप्रूवमेंट के और भी तरीके हैं, जैसे जैसे कंपनी
प्रोक्योरमेंट में और डिस्ट्रीब्यूशन में अपने में एफिशिएंसी लेके आएगी, वैसे वैसे भी मार्जिन इंप्रूव होंगे। अब प्रोक्योरमेंट में और डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंसी कंपनी कैसे लाएगी? जो इनके वेयर हाउसेज है उनको कंपनी इस तरीके से खोल रही है कि हब एंड स्पोक की तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। उनके प्रोसेसेस को आप जैसे जैसे स्ट्रीमलाइन करते जाओगे, छोटी कंपनी तो ऐसा कर नहीं सकती, जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कर नहीं सकते, लेकिन बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास डेटा की हेल्प है, उनके पास सारा डेटा आईपी सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा है, वो एआई की हेल्प ले सकते हैं फ्यूचर में, ताकि अपनी जो सप्लाई चेन है उनको कहीं ज्यादा बेटर स्ट्रीमलाइन कर सके। इनके पास आज के दिन में प्रोप्राइटरी टेक प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू जो रिटेलर्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, जो इनके सेल्समैन हैं उनके पास अपनी खुद की ऐप है, ठीक है, तो वो भी अपने रिटेलर्स को या अपने कस्टमर्स को बेटर केटर कर सकते हैं। तो पूरी सप्लाई चेन में आहिस्ता आहिस्ता एफिशिएंसी आएगी, तो क्या होगा? एफिशिएंसी आती है तो मार्जिन ज्यादा बचते हैं, है ना? रिटेलर्स को भी फायदा है, मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फायदा है। कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड होंगे तो उनका जो रोसी है, आरओई है, वो भी एक्सपेंड होगा। कंपनी जो गाइडेंस दे रही है वो ये दे रही है कि आज के दिन में जो Q1 FY26 के रिजल्ट है ना, उसमें जो इनका रोसी था वो 11.5% था, जो बढ़ के फ्यूचर में 20 से 25% तक हो सकता है। रिमेंबर, ये बात मैं कई वीडियोस में कर चुका हूं कि जब भी किसी कंपनी का रोसी एक्सपेंड होता है वो बहुत ज्यादा स्वीट टाइम होता है, जब किसी इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा पैसा बनता है। रोसी एक्सपेंड करने के लिए दो ट्रिगर्स हैं। पहला ट्रिगर है तो कि आप अपने मार्जिन को एक्सपेंड कर दो, मार्जिन को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ज्यादा पैसा बचेगा, ज्यादा पैसा बचेगा तो आपकी कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। दूसरा तरीका है वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंप्रूव करके। अब ये है एक्लीज हील ऑफ दिस होल इंडस्ट्री, वर्किंग कैपिटल साइकिल। एक्लीज हील मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहां पर सबसे ज्यादा समस्या आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। इस चीज को इस तरीके से समझिए, देखिए वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरर है, टॉप ऑफ द वैल्यू चेन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसके बाद रिटेलर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के पास जाता है कि भाई मुझे दवाइयां दे दो, मैन्युफैक्चरर उसको दवाइयां दे देता है, और मैन्युफैक्चरर कहता है कि भाई ऐसा है कि अगर मुझसे दवाइयां लेनी है ना तो 15 से 20 दिन के अंदर मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, यानी 15 से 20 दिन का मैं आपको क्रेडिट का टाइम दूंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर पकड़ने हैं, तो मुझे इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, ठीक है, तो मैं 15-20 दिन के 25 दिन के अंदर इनके पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर इस सामान को लेकर जाता है छोटे छोटे रिटेलर्स के पास, छोटी छोटी दुकानें जो केमिस्ट की शॉप होती हैं, उनके पास वर्किंग कैपिटल और भी ज्यादा स्क्यूड होती है, उनके पास हजारों डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, 65,000 डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया के अंदर। वो कहते हैं कि भाई अपना सामान धर रख जाओ, मैं 65 से 70 डेज या फिर 90 डेज के अंदर आपके पैसे वापस दूंगा, क्योंकि ये माल बिकने में ना मुझे 2 महीने लग जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है? नई नई रिटेल चेन्स ढूंढनी है जहां पर वो नई नई शॉप्स के अंदर अपना सामान रख सके, तभी तो बिकेगा सामान। रिटेलर को पता नहीं कि ये सामान 1 महीने बिकता है या 2 महीने के अंदर बिकता है, हो सकता है कोई सामान जल्दी बिक जाए तो उसके पैसे वो जल्दी दे देंगे, अगर सामान लेट बिकता है तो उसके पैसे वो लेट देंगे। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो बीच में फंस जाता है, उसको 60 से 70 डेज के आसपास का नुकसान भुगतना पड़ता है। ये क्रेडिट साइकिल उसकी स्क्वीज रहती है, उसकी वजह से 200, 250, 300 करोड़ एंटेरो का हमेशा वर्किंग कैपिटल में फंसा रहता है। वर्किंग कैपिटल में आपका अगर पैसा फंसेगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी? अच्छी होगी या बुरी होगी? ऑफ कोर्स बुरी होगी। तो अगर एंटेरो को अच्छा परफॉर्म करना है तो उनको अपने वर्किंग कैपिटल डेज को कंट्रोल में रखना होगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनके वर्किंग कैपिटल डेज 70 डेज थे, जिसको कंपनी कह रही है कि हम इंप्रूव करेंगे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो इंप्रूव नहीं कर पाए। कंपनी कह रही थी कि हम 65 डेज के आसपास या 60 डेज के आसपास इन वर्किंग कैपिटल डेज को ले आएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? मैनेजमेंट कह रही है कि हमने जो एक्विजिशन किए थे ना उसमें हमको जो सेल्स मिली ना वो तो हमको सिर्फ 6 महीने की मिली या 5 महीने की मिली जब हमने उस धंधे को एक्वायर किया, लेकिन जो इन्वेंट्रीज थे ना वो हमको पूरे साल की लेनी पड़ी। विच इज अ पॉइंट, विच इज अ फेयर पॉइंट। इसका मतलब कंपनी जब एक्वायर कर रही है ना तो उसकी वजह से टेम्परेरीली बिजनेस के अंदर जो वर्किंग कैपिटल डेज है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, वो कम हो जाएगा। आज के दिन में अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आप देखोगे तो वो नेगेटिव नजर आएंगे हमें। कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कह रही थी कि हम अपने वर्किंग कैपिटल डेज को इंप्रूव करके हमारी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो की साइकिल है ना उसको पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन कंपनी ऐसा अचीव नहीं कर पाई। होपफुली वो इस साल कर देंगे क्योंकि मैनेजमेंट बहुत होपफुल है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे इंप्रूव होगा?
कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं तो उसकी वजह से कंपनी के हाथ में कैश बढ़ेगा। और कंपनी की अगर जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो 70 डेज से इंप्रूव होके सपोज कीजिए 65 डेज हो जाते हैं। बेस्ट के सिनारियो जब होगा कि वो डेज खट के 60 पे आ जाएंगे, इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं होने वाले, क्योंकि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे एंटेरो का साइज बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने जो वर्किंग कैपिटल डेज है ना उनको शायद 60 तक लिमिट कर सकते हैं। अगर ये इंप्रूव हो गए, थोड़े से भी इंप्रूव हो गए, 5 या 6 दिन से भी इंप्रूव हो गए, 70 से घट के अगर 63 64 पे भी आ गए, तो भी कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एकदम इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो कंपनी की जो रोसी है वो 20-25% के आसपास पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे उम्मीद है कि शेयर इन्वेस्टर जो है ना उसका पैसा जरूर बनेगा। ये इन्वेस्टमेंट थीसिस है इस धंधे की, और यही सबसे बड़ा रिस्क है बिजनेस में। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या इसको स्टडी करने की सोच रहे हो, इसको फॉलो करने की सोच रहे हो, तो आपको फॉलो करने हैं इनके मार्जिन। वो 4% पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, 5% पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते 2027-28 तक। और दूसरे वर्किंग कैपिटल डेज, वर्किंग कैपिटल डेज ये 65 63 64 तक कंपनी मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती है। सेल्स ग्रोथ हो जाएगी 30-40% की कंपनी पक्का सेल्स ग्रोथ मार देगी, क्योंकि लगातार एक्विजिशंस हो रहे हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रही है। और रिस्क क्या है कंपनी के अंदर, इसके अलावा एक्विजिशंस का रिस्क है। नई नई एक्विजिशन कर रहे हैं, पता नहीं किस वैल्यूएशन पे एक्विजिशन करेंगे। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन मार्केट के अंदर बढ़ गया, और प्लेयर्स भी तो एक्वायर कर रहे हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्री कंसोलिडेट होगी 30% 40% 50% अगर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हो जाएंगे तो उसके बाद कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, आपको जो धंधे सस्ते मिल रहे थे अब वो महंगे मिलने लग जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट रिटर्न का इशू है। रिटेल के पास आपने सामान रखवा तो दिया, उसके बाद वो रिटर्न करना है उसे, क्योंकि वो दवाइयां एक्सपायर हो गई। ओवरऑल इंडस्ट्री अगर हेल्दी 10% से ग्रो करती रहती है तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल इकोनॉमी ही अच्छा ग्रो नहीं कर रही तो जरूर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा जो रिस्क इस धंधे के अंदर है ना वो वर्किंग कैपिटल डेज का है। ठीक है, उसके ऊपर नजर बना के रखनी है। बॉटम लाइन इज दिस। अब आ जाते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर। वैल्यूएशन करना यहां पर थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि एंटेरो नया लिस्टेड प्लेयर है, 1-1.5 साल हुए इनको मार्केट में, और इसके अलावा कोई और फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर आज के दिन में मार्केट के अंदर है नहीं, इंडियन मार्केट के अंदर है नहीं लिस्टेड प्लेयर्स में। ठीक है, तो इस तरीके की कंपनी में जब हिस्ट्री नहीं होती और कोई पीयर्स नहीं होते तो हमारे पास प्रेसिडेंस नहीं होता कि हम उस तरीके के स्टॉक को क्या पीई दे या क्या ईवी टू ईबिटा दे, है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी ग्रो कैसे करेगी। जो टॉप लाइन ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो कंपनी की मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 30% CAGR से तो ग्रो कर ही कर जाएगी। रिमेंबर ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 6 7 8 सालों में 30% CAGR ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री आज के दिन में 25 से 30% पे ग्रो कर रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30% से तो ये ग्रो कर ही जाएंगे, कंसिडरिंग ये नई नई एक्विजिशंस तो करते ही करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं जो इबिटा मार्जिन है ना, जो 2025 में 3.38% था, वो FY28 में बढ़ के 4.5% हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा। अब मैनेजमेंट कह रही है कि FY26 में हम 4% से ऊपर चले जाएंगे, मैंने 4% माना है। कंपनी कह रही है 2027 में हम 5% भी उम्मीद कर सकते हैं, गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मैंने 4.25% माना। FY28 में मैं 4.5% मान रहा हूं, यानी आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रही है उसके हिसाब से और जो हिस्टोरिकली हमने देखा है उस हिसाब से जो इबिटा की ग्रोथ आएगी ना वो 43% इबिटा ग्रोथ आएगी, यानी 40% से ऊपर इबिटा ग्रोथ की कंपनी है ये। ठीक है, 50% भी हो सकता है अगर मार्जिन ज्यादा एक्सपेंड हुए और सेल्स 40% से ज्यादा ग्रो करेगी, और सेल्स अगर 30% से ज्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, लेकिन हम कंजर्वेटिव हो रहे हैं, 40% के आसपास की ग्रोथ मारना है, 43% इन दिस केस। आज के दिन में कंपनी की जो ईवी वैल्यू है, यानी ईवी वैल्यू क्या होती है, कंपनी की जो मार्केट कैप है उसके अंदर कंपनी का हम डेट ऐड कर देते हैं। आज के दिन में कंपनी के पास 250-300 करोड़ का डेट है। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद अगर हम मार्केट कैप देखते हैं कंपनी की, वो 5750 करोड़ के आसपास आती है। तो अगर हम आज के दिन में कंपनी का ईवी टू ईबिटा देखें, वो लगभग 33x के आसपास आता है। हमें नहीं पता सस्ता है या महंगा है, क्योंकि कोई और पीयर तो आज के दिन में लिस्टेड है ही नहीं। अगर फ्यूचर में हम FY28 में हम ईवी टू ईबिटा देखें कंपनी का, तो वो 11x का नजर आता है। अब 11x का और 30x का ईवी टू ईबिटा है कैसा, इसको समझने के लिए हम अब ग्लोबल पीयर्स को देखते हैं। मैंने चेक की, अमेरिकन कंपनीज
किस ईबी टू ईबिटा पर ट्रेड कर रही है, या चाइनीज कंपनी किस ईबी टू ईबिटा पर ट्रेड कर रही है, यूरोपियन कंपनी या जापानीज कंपनी कहां पर ट्रेड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए, जो यूरोपियन कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज है ना, वो बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट में ऑपरेट नहीं कर रही, वो ऑलरेडी कंसोलिडेटेड मार्केट में ऑपरेट कर रही है। बहुत सारी कंट्रीज में तो केवल 2 या 3 ही लिस्टेड प्लेयर्स हैं या ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जिन्होंने पूरी जो फार्मा वैल्यू चेन है ना उसको कब्जा रखा है, जो ट्रेंड अब इंडिया में प्ले होने लगा है। यानी वहां पर सिर्फ 3 या 4 ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो जो उनकी ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ 5 या 10% से ग्रो कर रहे हैं, और इन कंपनीज को जो ईबी टू ईबिटा मिलता है ना वो लगभग 10 से 13 के बीच में मिलता है ऑन एन एवरेज। रिमेंबर, ये कंपनी सिर्फ 8 से 10% पे ग्रो कर रही है। हमारा जो प्लेयर है एंटेरो, वो ग्रो करने की बात कर रहा है 40% से 50% से। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स होने वाले हैं ना फार्मेसी चेन में, वो कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशन पर ट्रेड करेंगे इन कंपैरिजन टू देयर डेवलप्ड कंट्रीज के जो पार्टनर्स है, पीएस हैं उनसे। तो अब मैंने जो बुल बेयर और बेस केस बनाया ना, उसमें मैंने बुल केस के अंदर ईबी टू ईबिटा 25x का लिया है। ठीक है, बेस केस में मैंने 20x का मल्टीपल लिया है और बेयर केस में मैंने 15x का मल्टीपल लिया है। अब इस शीट के साथ आप खेल सकते हैं। ठीक है, आप 15 की जगह 10 भी अज्यूम कर सकते हैं, आप 25 की जगह 20 भी अज्यूम कर सकते हैं, 20 की जगह 15 भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप कितने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ईबी टू ईबिटा बुल केस में 25x होने पर कंपनी 30% CAGR में रिटर्न दे देगी। ठीक है, जो हमने सेल्स और ईबिटा एज्यूम किए हैं उस हिसाब से। बेस केस में कंपनी 20% का रिटर्न बना के दे देगी, और जो बेयर केस है उसमें कंपनी 10% का रिटर्न तो बना के दे ही देगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं टोटली गलत हो सकता हूं, बिल्कुल गलत हो सकता हूं। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके की कंपनी को जब एनालाइज करता हूं तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस बता दिया कि मैं इस तरीके से एनालाइज करता हूं। उसकी वैल्यूएशन मैं इस तरीके से एज्यूम कर लेता हूं कि जो इसके पीयर्स है वो शायद 10-15 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, एक्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ये 4 गुना उनसे तेज ग्रो कर रही है, तो कंपनी शायद 20x की तो उसको वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। ये सब बातें सुन के, ग्रोथ थीसिस सुन के, वैल्यूएशन एक्सरसाइज देख के, और जो मैंने मार्जिन एक्सपेंशन की और वर्किंग कैपिटल डेज की मैंने जो बात की है, इन सब डिस्कशन को सुनने के बाद आपको इस बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया होगा। बहुत मुश्किल बिजनेस नहीं है ये, समझना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाके इस बिजनेस को पढ़िए, कौन कॉल पढ़िए, इनकी प्रेजेंटेशन पढ़िए, जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़िए, उसके बाद शायद आपको कहीं ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। चलिए, तो इस बिजनेस एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और नया बिजनेस लेके आएंगे और नया आइडिया लेके आएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।